अगर चार्ज की स्टडी हम रेस्ट पे कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मूव करना शुरू कर दे देन इट इज़ कॉल्ड करंट। ठीक है, और करंट को फिर जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो करंट को डिफ़ाइन करने के लिए हम मूविंग चार्ज की बात तो करते हैं लेकिन साथ कुछ और भी शराइत हैं। सपोज़ हमारे पास एक यूँ करके कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह देता हूं इस कंडक्टर की लेंथ है L। अब इस कंडक्टर में से आप इसको अटैच करें बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। जब हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करेंगे तो चार्ज इस कंडक्टर में से पास करेगा। आप सपोज़ कर लें किस तरफ आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इसको यहाँ पर लाकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो चार्ज इस कंडक्टर में से फ़्लो करेगा। और तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि यूनिट टाइम के अंदर, टाइम कितना आपने रखना है, द टाइम मस्ट बी यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज इसमें से पास करेगा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज पास करे। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने चार्ज को हमेशा स्मॉल क्यू से लिखा और यहाँ पर हम चार्ज को लिखते हैं कैपिटल क्यू से। स्मॉल क्यू की सिग्निफिकेंस ये कि जब चार्ज रेस्ट पर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो, तब हम उसे स्मॉल क्यू से लिखते हैं, लेकिन जब चार्ज मूव करने की बात आ जाए तब हम उसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि सपोज ये मार्कर है ना, इस मार्कर के इस एंड का जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कि अगर आप उस वायर को कट करें तो उसके जो कट करने पर जो फेस है सामने वाला, उसका जितना एरिया होगा दैट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसी चीज़ को आगे लेकर चलें तो चार्ज की जब मूवमेंट की हम बात करते हैं तो चार्जेस दोनों तरह के हो सकते हैं। इधर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट इवन बोथ चार्जेस की बात भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव आइंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आइंस भी हो सकते हैं, एट अ टाइम भी मूवमेंट हो सकती है। तो उस चीज़ पे जाने से पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को हमने सबसे पहले किया डिफाइन। Rate of flow of charges through a cross section area in unit time is called electric current. Definition के बाद हम next चीज़ इसमें लिखते हैं symbol। करंट के लिए सिंबल यूज़ होता है कैपिटल I। सिंबल के बाद नेक्स्ट चीज़ फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका है I इज़ इक्वल टू Q ओवर T। रेट के हिसाब से चार्जेस का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू करंट। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला है। टाइम का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो यहाँ से यूनिट बनता है कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड के लिए हम नया नाम यूज़ करते हैं, हम इसके लिए दूसरा यूनिट यूज़ करते हैं एम्पेयर, और एम्पेयर के लिए सिंबल है कैपिटल A। अब एम्पेयर यूनिट रखने की सिग्निफिकेंस क्या थी? असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जाकर ये पढ़ेंगे कि करंट जब किसी वायर में से फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट जो था वो एम्पेयर था। तो उसी के नेम पर हम लोगों ने करंट का यूनिट एम्पेयर भी रखा हुआ। तो सिर्फ यूँ कह लें कि क्रेडिट देने के लिए, जिस तरह फोर्स को सबसे पहले डिफाइन किसने किया? सर आइजैक न्यूटन। हमने उनके नाम पर इसको नाम दे दिया, यूनिट को न्यूटन। यहाँ पर भी उसी तरह कि करंट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह देने वाले सबसे पहले एम्पेयर, तो हमने उसी की बेस पे हमने करंट का यूनिट एम्पेयर रखा हुआ। सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, इस एम्पेयर की डेफिनेशन, व्हाट इज़ 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे, I इज इक्वल टू Q ओवर T। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। हर चीज़ 1 पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर। चार्ज 1 कूलम पुट हो गया, टाइम 1 सेकेंड पुट हो गया। अब इस चीज़ को डिफाइन करें तो हम यूँ कह सकते हैं, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a unit area in 1 second,
देन द करंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। अगर यूनिट एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करें तब उस सरफेस में से गुजरने वाला, उस ऑब्जेक्ट में से गुजरने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करे देन करंट विल बी 1 एम्पेयर। नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है जी करंट की टाइप्स। करंट कितनी टाइप्स का है? पहली चीज़ इसमें जी करंट के फ्लो, चार्जेस के फ्लो के बेसिस के ऊपर हम करंट की टाइप्स बनाते हैं। इनमें से पहली टाइप है जी इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करें, और इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब हम उस करंट को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। रियल टाइम जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी सर्किट्स हैं सब के अंदर यही करंट फ्लो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी कंडक्टर में से तो करंट पास करता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, दे मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस दौरान जो करंट होगा, जो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से हम जिस चीज़ को नाम दे रहे हैं करंट का, तो उस करंट को हम नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट दूसरा करंट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था वो करंट था जी कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशन है, एक फर्जी बात है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है जी? ये असल में पुराने जो साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट, उनके ख्याल में ये था कि शायद करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। अब असल में सर्किट में करंट किस तरह फ्लो कर रहा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। चूँकि पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, तो उस वक़्त ये हमने एक फ़र्ज़ी बात कर ली कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। वर्ड कन्वेंशन का मतलब होता है रवायत, कि ये एक रवायती करंट है कि जिस तरह प्रीवियस हम पढ़ते थे हम आज भी उसी तरह ही करते हैं। हम ये कहते हैं कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अगर रियलिटी बेसिस पे देखा जाए तो ये बात गलत है। रियलिटी बेसिस के ऊपर रियल करंट की बात करें, हकीकत में क्या होता है, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो फिर हम इस कन्वेंशन को क्यों यूज़ करते हैं? इस कन्वेंशन को, इस रवायत को यूज़ करने की वजह ये है कि जितने भी हमारे प्रीवियस फार्मूलाज हैं, अगर उनमें से मैं सबसे आसान फार्मूले की बात करूं, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR, कि ये सारे के सारे कन्वेंशनल करंट पे बनाए गए हैं। अब अगर आप यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज करें कि आप पॉजिटिव की बजाय रियल करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करें तो क्या होगा, हमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और यूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे टॉपिक के अंदर जहाँ जहाँ पर हम जिस टॉपिक में जहाँ पर भी पढ़ेंगे हमें उस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर सारे फार्मूलाज में नेगेटिव साइन आ रहा है तो इससे बेहतर यही है कि हम यही कन्वेंशन जारी रखें, हम उसी रवायत को आगे लेकर चलें और आपको भी इसी तरह समझाएं कि आप ने असल चीज़ जहन में रखनी है कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। लेकिन चूंकि पुरानी रवायत है कि हम ये पढ़ते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आपने इसी को आगे लेकर चलना है। अब अगर हम इसको आगे लेकर चलें तो हमारी सारी चीज़ें फिर तो गलत होनी चाहिए। एक बच्चे के माइंड में फ़ौरन से क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम हकीकत से हट कर बात करें तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट्स गलत हों। देखें, हकीकत में करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमारा ये फार्मूला पॉजिटिव के हिसाब से, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशन के हिसाब से भी ठीक है। हमारा यही फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले को लिखा गया कन्वेंशन की बेस पे।
लेकिन उस वक्त यूं तो नहीं ना था कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करता था, उस वक्त भी यही था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आज से 200 साल पहले की बात हो, आज की बात हो या मॉडर्न एरा की बात हो, करंट हमेशा बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव ही फ्लो करना है। अब आप गलती से ये अपने जहन में ये सोच के बैठे हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। आपने रीडिंग्स जो ली सर्किट से ली, सर्किट में तो रियलिटी बेसिस पे हर चीज़ चल रही है, तो अगर आप ये फार्मूला लिख रहे हैं तो ये फार्मूला इन अ सेंस रियलिटी बेस का है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती है। गलती किस चीज़ की है? इट इज़ जस्ट द एरर ऑफ डायरेक्शन। ये हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बाकी मैग्नीट्यूड बाकी चीज़ों का सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन का मसला है। और उस डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लगना है, तो हम उस माइनस साइन को आज तक हमने उसे ठीक नहीं किया। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने आपको भी उसी तरह कन्वेंशन पढ़ा दी कि आपने भी यही कंसिडर करना है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। अगर आप इस बुक के अंदर देखें तो सिवाय इस टॉपिक के या कहीं पर एक डायग्राम और है, पूरी बुक के अंदर हमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलता जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट से हट के बात की गई हो। ठीक है, एक यहाँ पर ही है इसी चैप्टर पेज के ऊपर, अगर आप देखेंगे ना फर्स्ट पेज के ऊपर, तो मेटल वायर बनाकर और एक रियल करंट की डायग्राम दी गई है। ऐसी ही एक डायग्राम चैप्टर नंबर 18 में गिवन है। इसके अलावा पूरी बुक में कहीं पर ऐसा नहीं है कि हमने कन्वेंशन से हटकर बात की हो। तो हम भी जब पूरे साल में पढ़ेंगे या थ्रू आउट आप जब भी फिज़िक्स पढ़ेंगे तो हमेशा हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और गलती फिर बचे कर जाते हैं। यहाँ पर तो है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अक्सर बच्चे यहाँ पर प्रोटॉन लिखाते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, मेटल्स और सॉलिड सारे, इनके केस के अंदर न्यूक्लियस या एटम सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करता है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता। प्रोटॉन न्यूक्लियस का हिस्सा है और न्यूक्लियस सिर्फ वाइब्रेट करता है। तो अगर न्यूक्लियस सिर्फ वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ पर करंट कैरियर नहीं हो सकता। यहाँ पर करंट कैरियर फिर हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। ये भी सिर्फ कंसिडरेशन की हद तक ही है, हालांकि हमें पता है वो पॉजिटिव चार्जेस असल में प्रोटॉन ही है, लेकिन प्रोटॉन करंट को लेकर नहीं मूव करता। ठीक है, कन्वेंशन है और कन्वेंशन सरासर आपको मैंने पहले ही कहा कि यह गलत है, लेकिन हम इसी की बेस के ऊपर चलेंगे बिकॉज देयर इज़ ओनली एरर ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज़ इसमें तीसरा करंट, और तीसरा करंट यहाँ पर है जी आयोनिक करंट। आयोनिक करंट क्या है? इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयोनिक करंट, ये करंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स कर दें, कॉपर सल्फेट को अगर हम कॉपर वाटर में मिक्स करें तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होने के बाद दो तरह के आयंस प्रोड्यूस करेगा, Cu+2 प्लस SO4 -2। सेम इसी तरह जब कॉपर सल्फेट को आप पानी में वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो उसी वक्त वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड को हम प्रोवाइड कर देते हैं नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रोड को हम प्रोवाइड कर देंगे पॉजिटिव चार्ज, एक को नेगेटिव, इस टर्मिनल को हमने नेगेटिव प्रोवाइड कर दिया, इसको हमने प्रोवाइड कर दिया पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम नाम देते हैं एनोड। अब नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन रखता है, तो
तो इधर मौजूद सारे का सारा सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन किस चीज़ का, सॉल्यूशन इन आयंस का, ये सारे का सारे ये जो आयंस हैं ये मूव करेंगे। सल्फेट आयन SO4-2 एनोड की तरफ मूव करेगा, OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन ये भी एनोड की तरफ मूव करेगा, जबकि पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर H पॉजिटिव प्रोटॉन मूव करेगा, साथ कॉपर आयन Cu+2 मूव करेगा। इस मूवमेंट के नतीजे में यहाँ पर पहुँचकर अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये आयंस खुद ब खुद ये मूव किए, तो इस मूवमेंट के नतीजे में एक करंट डेवलप हो जाएगा और इसी करंट को हम नाम देते हैं आयनिक करंट, के आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट। और चूँकि दोनों तरह के आयंस हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो आयनिक करंट इस तरह दोनों से डिफरेंट हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की, और यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ आयंस। अब ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम नाम देते हैं कैटाइन। इसको कैटाइन इसलिए कहा जाता है कि ये कैथोड की तरफ मूव करता है, और नेगेटिव आयन को हम नाम देते हैं एनाइन बिकॉज दे मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो कैटाइन और एनाइन के पीछे ये बेसिक्स है। आगे फिर इनको हम यूज़ करेंगे जब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं जी अपने रियल करंट के ऊपर कि रियल करंट के अंदर असल में क्या कुछ हो रहा होता है कि अगर हम एक कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करें तो किस तरह की चेंजेस उसमें हो सकती हैं। तो होगा कुछ यूँ कि जब हम रियलिटी बेसिस में हम करंट फ्लो करवाते हैं किसी मेटल में से, तो फ्लो करते वक्त असल में वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं। कैसे? सपोज करें उसी तरह मेरे पास एक कंडक्टर है, ये उस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बाद ये उस कंडक्टर की कुछ लेंथ है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को इनमें से पास करवाना है। इलेक्ट्रॉन से भी बेहतर बात मैं करूं तो मैंने इसमें से करंट पास करवाना है। कौन सा करंट जी? इलेक्ट्रॉनिक या रियल करंट। यहाँ पर एटम्स होंगे, इन एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन केस ऑफ मेटल्स। सारे सॉलिड्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की हो रही है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वैलेंस शेल के, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट द न्यूक्लियस कैन नॉट मूव फ्रीली, इट ओनली वाइब्रेट्स अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द वाइब्रेट कर सकता है। अब होता क्या है कि जब हम इस कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये बैटरी का इस तरफ हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम करंट फ्लो करने से पहले की बात करें तो करंट फ्लो करने से पहले ये जो एक एटम है, इस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सिवाय वैलेंस शेल के, वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, और जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। उनकी फ्री मूवमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो उनकी फ्री मूवमेंट डिपेंड करती है द टेम्परेचर, कि अगर मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तेज़ होगी। अगर उस मेटल का टेम्परेचर कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी कम होगी। नेक्स्ट, अब आपने इसको करंट के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे मेटल्स में से होते हुए दूसरे टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब इनका यहाँ पर आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, करंट के बिल्कुल ऑपोजिट। ये डायरेक्शन है जी ई की।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरह होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हमने इस तरह से सेटअप बनाया होता है बैटरी का कि इनका दरमियान में आपस में कांटेक्ट नहीं होता, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकता। तो अब इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहा है, इसके ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, आप यूँ कह लें लेफ़्ट से राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की मूवमेंट है राइट टू लेफ़्ट। अब दोनों की चूँकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक फिक्स वेलोसिटी गेन करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिक्स वेलोसिटी गेन करेगा उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वैसे क्या था, वैसे हमने ये पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर बैटरी कनेक्ट ना हो तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं मेटल को तो इलेक्ट्रॉन एक फ़िक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। फ़िक्स डायरेक्शन में मूव करते वक्त जितनी वेलोसिटी उनके पास होगी दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये फ्रीली मूवमेंट के मुकाबले में बहुत कम वेलोसिटी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव कर रहा होता है ना तब वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन बड़ा स्लो मूव करता है। और इस मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन मेटल के न्यूक्लियस के साथ भी हो रही होती है। मतलब जब फिक्स डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त न्यूक्लियस के साथ भी कोलाइड करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पास करेंगे, लेकिन अगर वो फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस से बच जाते हैं तो आगे बिलियन ट्रिलियन ऑफ लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं तो वो टकराएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी। फ्रीली मूव करते हुए कितना इशू नहीं है उनको, लेकिन जब आप उनको एक फिक्स डायरेक्शन दे रहे हैं और आगे न्यूक्लियस की बहुत बड़ी लेयर्स और बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ कोलाइड करेंगे और इस कोलिजन के नतीजे में भी उनकी वेलोसिटी कम होगी। तो यही वजह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, पहला फैक्टर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी चार्ज नेगेटिव है। यहाँ पर भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू तकरीबन होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये जो ऑर्डर की जब बात करते हैं ना तो ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, नो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 10⁻³ इस बात का मतलब ये है कि हर मेटल के लिए ये वैल्यू इसी रेंज में होगी। मतलब अगर किसी कंडक्टर की वैल्यू है ना 5 तो वो असल में 5 × 10⁻³ मतलब हर वैल्यू के साथ आपने 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होता है। हर वैल्यू 0.00 एंड समथिंग होगी, ठीक है, 0.00 और आगे यहाँ पर 5 लगा दें, 3 लगा दें, 2 लगा दें, वो डिपेंड करता है कि आप किस मेटल की बात कर रहे हैं। हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ